हाँ जी दोस्तों, अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास एएस नंबर 20 विच इज ऑन अर्निंग्स पर शेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एएस है और बहुत ही मतलब अच्छा कह लो कि आप कैलकुलेशन भी होती है इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, बट ऑल्दो बिना कैलकुलेशन के भी आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही सिंपल और अच्छी तरीके से। ठीक है, फटाफट से देखते हैं ये एएस करता क्या है। तो अर्निंग पर शेयर का बेसिकली मतलब क्या है, तो ये आपने फाइनेंस में टर्म सुना हुआ है, अकाउंट्स में भी सुना हुआ है, आपने रेशियोज वगैरह में भी सुना हुआ है। बेसिकली अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है कि पर शेयर जो हमारी कंपनी है उसने क्या अर्न किया, मतलब हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना पैसा का कमाई हुई, कितना का प्रॉफिट हुआ, कितने का नेट प्रॉफिट निकल के आया। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपकी एक जनरल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम सारे खर्चे वगैरह लेस करने के बाद, टैक्सेस वगैरह लेस करने के बाद, इवन दो डिबेंचर्स वगैरह के इंटरेस्ट वगैरह और प्रेफरेंस वालों के डिविडेंड भी देने के बाद जो अर्निंग बच जाती है जिसको हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से तो हमारा निकल के आता है अर्निंग पर शेयर कि कितना अर्निंग बचा और डिवाइड में कितने शेयर्स थे तो पता लग जाएगा कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग आई। दिस इज योर अर्निंग पर शेयर। तो ये बेसिकली ईपीएस है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। फिर दूसरी चर्चा आएगी यहाँ पे डीईपीएस। ठीक है, तो डीईपीएस बेसिकली क्या होता है कि डाइल्यूटेड ईपीएस, कि ईपीएस हमारा डाइल्यूट हो सकता है, जिससे कि किससे डाइल्यूट हो पाएगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर से। तो उसके बेसिस पे डीईपीएस और कैलकुलेट करना है कि अगर तो ये घटना घट गई तो हमारा ईपीएस क्या होने वाला है, डाइल्यूट होके कितना कम हो जाएगा, क्या उसकी वैल्यू बच जाएगी, तो वो हमारा डीईपीएस आएगा। तो उसके लिए कुछ एक फैक्टर्स हैं, फिर कुछ बोनस शेयर्स के ऊपर बातें आएंगी, कुछ राइट शेयर्स के ऊपर बातें आएंगी, उसकी कैलकुलेशन को समझना है, कुछ कंटीजेंटल इक्विटी शेयर्स की बातें आएंगी और उसके रहते हुए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा लेंदी है बट बड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा, तो ध्यान से जरा सुनते जाओ आप सीक्वेंस में। तो सबसे पहले बात क्या कर रहा है कि एएस 20 जो है वो क्या बात करता है, ये प्रिंसिपल्स बताता है कि किस तरीके से ईपीएस की कैलकुलेशन होगी और किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होगी, मतलब क्या कैलकुलेशन के तरीके हैं और कहां पे इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन की बात करें तो ईपीएस हो चाहे डीईपीएस हो, ये भैया आता है ऑन दी फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मतलब क्या है कि जब भी आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो जब वो खत्म होने जा रहा होता है तो एंड में कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन आ रही होती है, जहां पे आपको ईपीएस लिखा हुआ दिख जाएगा और डीईपीएस लिखा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपरेंट है ऑन दी फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बीईपीएस हो या डीईपीएस हो, चाहे आपका यहां पे लॉस क्यों ना हो, आपको ये तब भी दिखाना है और वही जगह पे दिखाया जाएगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस होगा तो नहीं दिखाया जाएगा। एंड सभी पीरियड्स के लिए, जैसे कि आप देखते हो कंपैरेटिव पीरियड्स होंगे तो आपको करंट ईयर में भी बीईपीएस डीईपीएस दिखाई देना है, और अगर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल्स भी साथ में इनक्लोज्ड है तो उसके अंदर भी होगा। मतलब सभी पीरियड के लिए होगा, और इवन दो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर केस में इसका डिस्क्लोजर होना जरूरी है। मतलब लॉस होगा तो आपका ईपीएस लॉस में भी आएगा, तो उस केस में भी इसको आपको डिस्क्लोज करना है, मतलब चाहे नेगेटिव क्यों ना हो। नाउ कैलकुलेशन का आपको मैंने फॉर्मूला वैसे पहले बता दिया था, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट लॉस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विच इज ए, और उसको डिवाइड कर देंगे हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स विच इज बी। अब ये ए और बी के ऊपर थोड़ी सी बात बताई गई है इन्होंने, वो देख लो जरा। तो मैंने आपको बताया ईपीएस कैसे निकलता है, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स जो आएगा, मतलब सब कुछ घटाने के बाद, उसमें से प्रेफरेंस डिवीजन भी हटा दो और उसके ऊपर का कोई टैक्स है, उसके ऊपर का टैक्स कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो अपने अकाउंट्स बेसिकली सुना होगा टर्म। तो उसको और लेस कर दो तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस, अब जो डिविडेंड वहां पे आपने घटाया तो डिविडेंड के दो बातें हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आपको पता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास क्यूमुलेटिव भी होता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर आज नहीं मिला तो कल को मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर इस साल में आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल नहीं मिलेगा, आपको क्यूमुलेट होकर अगले साल एक साथ 2 सालों का नहीं मिलेगा। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो उस केस में ऑब्वियसली बात है तभी घटाओगे जब दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो घटाने की आवश्यकता नहीं है। बट क्यूमुलेटिव के अंदर क्या करना है, आपको घटाना ही घटाना है, चाहे दिया जाए चाहे ना दिया जाए, क्योंकि नहीं भी दिया जाएगा तो अगले साल तो देना ही है, तो अगले साल डबल घटेगा, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि अभी घटा के चलो। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव में आपको डिडक्ट करना है चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो, बट नॉन क्यूमुलेटिव में आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। बी पॉइंट क्या है आपको, तो बी पॉइंट में देखो क्या आया था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज करने का मतलब क्या होता है कि जितने आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, लेकिन एट द एंड में क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग द ईयर कई सारे शेयर्स आपके इश्यू हुए होंगे, कई सारे घटे होंगे, मतलब उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज शेयर्स के अंदर हुआ होगा। तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उन सबका एवरेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, कि कितने पीरियड ऑफ होल्डिंग उनकी रही है। तो वेटेड एवरेज निकालेंगे सभी इक्विटी शेयर्स का। वेट बेसिकली कैसे निकाला जाता है, तो भाई डेज के बीच में उनकी क्या कैलकुलेशन रही है। डेज के बीच में मतलब क्या हुआ कि सपोज करो 10,000 शेयर्स हैं जो कि पूरे साल आपके आउटस्टैंडिंग रहे, तो 10,000 के लिए तो पूरा का पूरा होगा, वेट कितना हो जाएगा हमारा 365/365, तो वो 10,000 का 10,000 ही आएगा। 5,000 शेयर्स ऐसे थे जो कि साल खत्म होने से 100 दिन पहले इशू किए गए थे, तो उसका वेट क्या होगा, 5,000 मल्टीप्लाई में 100/365। ठीक है ना कहीं उसको डे के अकॉर्डिंग आपको उसका वेटेज प्रोवाइड करना है, तब जाके जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे वो कहलाएंगे हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स। तो ये इसकी कैलकुलेशन की बात आ गई। अगला टर्म आता है आपके पास डीईपीएस। डीईपीएस मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपने अर्निंग्स में भी एडजस्टमेंट करनी है और डिवाइड में जो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था उसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। किसकी एडजस्टमेंट करनी है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की एडजस्टमेंट करनी है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव। हमें सिर्फ काम करना है डाइल्यूटिव का। अब ये होता क्या? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे लोग जो कि आज इक्विटी शेयर्स नहीं है लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं जिसको कि कन्वर्जन अलाउड है। कोई मेरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है कि कन्वर्टेबल है, आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट करवा सकता है, चाहे तो करवा सकता है। मैंने ऑप्शंस दे रखा अपने डिवेंचर होल्डर को कि रिडेम्पशन के टाइम पे आप पैसे लेने के बदले चाहो तो इक्विटी शेयर्स ले लेना, या शेयर वारंट्स वगैरह इशू कर रखे हैं। तो ये सारे क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हो सकता है कि इक्विटी शेयर बन जाए, मे बी ना बने वो अलग चीज है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है वहां पे। तो वो मेरे डीईपीएस का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कब हम डाइल्यूटिव मानेंगे? जब कि उस कन्वर्जन से जो मेरा अर्निंग पर शेयर था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तभी वो डाइल्यूटिव माना जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा तो डाइल्यूटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मतलब क्या है? क्या आपके एडजस्टमेंट आएंगे? फिर से वही दो फैक्टर आए डीईपीएस निकालने के लिए। ऊपर क्या चाहिए? डाइल्यूटेड अर्निंग, मतलब जो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स था उसमें कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, और नीचे क्या था हमारा? वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स, उसमें भी कुछ छेड़खानी पड़ेगी, मतलब उसमें भी रिवाइज करना पड़ेगा। क्या रिवीजन होगा? तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या प्लस करना पड़ेगा? सपोज करो वो सारे लोग, वो सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिसको आप अभी क्या दे रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो। ऊपर जब आपने अर्निंग निकाला है तो अर्निंग के अंदर से वो सारे डिविडेंड घटा दिए। आपको लगता है कि इसमें से ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये कल को इक्विटी बन सकते हैं, तो इक्विटी बन जाएंगे तो क्या इनको डिविडेंड अलग से मिलेगा? नहीं, फिर तो ईपीएस मिलेगा। तो इसलिए वो सारे डिविडेंड वापस उसमें क्या कर दो? एड बैक। कोई डिबेंचर्स ऐसे हैं जिसको कि आपने इंटरेस्ट अभी प्रोवाइड कर दिया, ऊपर अर्निंग निकाली उसमें इंटरेस्ट आपने घटा दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये वाले डिबेंचर्स जो है ये मेरे इक्विटी बन सकते हैं, या इनको मैंने ये ऑफर दिया हुआ है, तो वो जितना भी इंटरेस्ट आपने घटाया है उसको वापस से क्या कर दो? एड बैक कर दो। कहने का मतलब है कि जो आपका न्यूमरेटर है उसमें सारी वो एडजस्टमेंट करनी है उन लोगों से रिलेटेड जो भी चीज आपने घटा दी है, ये मानते हुए कि वो मेरे आउटसाइडर प्रोवाइडर थे, मतलब आउटसाइडर लोन प्रोवाइडर थे। लेकिन अब जब आप उसको इक्विटी मानने की मंशा रख रहे हो, पोटेंशियल रख रहे हैं वो उसके अंदर, तो उस केस में आपको करनी है उसकी सारी एडजस्टमेंट को रिवर्स, कि जो भी चीज आपने लेस की हुई है उसको वापस से क्या करना है आपको? एड बैक। ये तो हो गया अर्निंग के अंदर। ऐसी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने आपके ऐसे इक्विटी हैं जो आपको लगता है पोटेंशियली कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब सपोज करो 5 शेयर डिबेंचर हमने उसको कहा कि भैया तुमको 2500 इक्विटी शेयर देंगे, तो आपके जो एवरेज नंबर निकल के आया था उसको उस 2500 को क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। अब ये एड बैक किस डेट पे की जाएगी, इसके अंदर वेटेज किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसके लिए रूलिंग अभी आपके आगे चल के आ जाएगी। बट फिलहाल मतलब क्या हुआ कि उसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन ऐसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 10,000 है, हमने उनको कहा कि भैया तुमको 2,000 देंगे, 1/5 के रेशियो में देंगे, तो 2,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई वो सारी चीजों को एडजस्ट करना आपको अर्निंग में भी और नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर, और फिर आपको सॉल्व करेंगे तो जो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? डीईपीएस निकल के आएगा। फर्दर कंसिडरेशंस, ये बेसिकली कंटेंट आ गया। अब आपकी ना कुछ बस उसके एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स चलेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन के अंदर और हरकतें हो सकती है। चलिए, फर्दर कंसिडरेशन में पहला आता है बीपीएस के अंदर कि पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स अगर है तो उसको क्या करना है आपको? उसको फ्रैक्शन में ले लेना। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक शेयर से मेरा 10 रुपए का, किसी ने 8 रुपए की पेमेंट अभी की है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो 80% है। वो 80% मतलब 80% वाले 5 शेयर मिलके 80 ऐसे 5 शेयर मिलके कितने शेयर बनेंगे? कंप्लीट शेयर्स कितने बनेंगे? 4 कंप्लीट शेयर्स बनेंगे। 80% वाले 5, इस तरीके से। तो मतलब क्या है कि इसको फ्रैक्शन में ट्रीट करना है कि अगर किसी ने पार्टली पेमेंट करी है तो उसको फ्रैक्शनल शेयर्स ट्रीट किया जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अगला टर्म आता है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स क्या है? इसके बाद एक राइट शेयर्स और आएगा। बोनस शेयर्स बेसिकली क्या है कि जब हम शेयर्स फ्री में दे देते हैं, अब जब आप शेयर्स फ्री में दे देते हो तो उस केस में आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो जब आपने शेयर्स फ्री में दे दिया तो आपकी अर्निंग में कुछ चेंज आएगा क्या? अर्निंग में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज कहां पे आएगा? आपके डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किसमें आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। क्या चेंजेस करोगे? आपको सारे शेयर्स जस्ट उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब कि जितना आपके पास ऑलरेडी था ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स, उसमें सारे बोनस शेयर जो आपने इशू किए वो सारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और कोई टाइम की एडजस्टमेंट नहीं होगी। टाइम की एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मिड ऑफ द ईयर भी अपने बोनस इशू किया है तो भी उसको 6/12 करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टाइमिंग की एडजस्टमेंट वहां पे नहीं करनी है, एज इट इज ऐड हो जाएगा। बिकॉज ये क्या है? आपके बोनस शेयर्स जो कि आपके रिसोर्सेज के अंदर कोई चेंज लेके नहीं आ रहे। जब रिसोर्सेज के अंदर कोई चेंज लेके नहीं आ रहे तो इसलिए यहां पे टाइम की एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगली बात आती है कि बोनस शेयर्स कब लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसको कब माना जाएगा, बिगनिंग में माना जाएगा, क्योंकि जब टाइम के एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप मान के चलो कि पूरे साल ये मेरा आउटस्टैंडिंग रहा, तो इसको हमेशा क्या ट्रीट किया जाएगा, बिगनिंग में ट्रीट किया जाएगा। इस बोनस शेयर्स की तरह और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि शेयर्स स्प्लिट हो गए या रिवर्स शेयर्स हो गए, मतलब हम अपने शेयर्स को तोड़ देते हैं। सपोज 10 का शेयर था, हमने उसको कर दिया 2 रुपए का, उसकी प्राइसिंग को स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। तो इस टाइप की अगर कोई हमने हरकत करी है तो उसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल लगेगा जैसा प्रिंसिपल आपका बोनस शेयर्स पे भी लगता है, क्योंकि ये सारा भी आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी चल रही है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, अब बात आती है कि बोनस शेयर्स हो, चाहे शेयर्स स्प्लिट हो, चाहे रिवर्स शेयर्स स्प्लिट हो, कुछ भी हो, जो आपका बेसिक ईपीएस है और जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये सारा का सारा जो होगा वो आपका बेसिक, कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो बोनस शेयर्स जो है वो आपका हो रहा है, मतलब इशू किया जा रहा है बैलेंस शीट डेट के बाद, उसकी अप्रूवल बैलेंस शीट डेट के बाद किया गया, लेकिन बैलेंस शीट की भी अप्रूवल नहीं हुई है। मतलब अप्रूवल कब होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल करेंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अप्रूवल अभी नहीं मिली है। उस अप्रूवल डेट और बैलेंस शीट के डेट के बीच में ये शेयर्स स्प्लिट हुआ है या बोनस शेयर्स हुआ है या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में भी उसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल्स पे दिखाया जाएगा। अगर अप्रूवल से पहले भी बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं, शेयर्स स्प्लिट हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट भी आपका डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस पे आपका आना है। ठीक है, चलिए अगला ट्रीटमेंट आता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि 10 का शेयर्स किसी को हमने 8 में दे दिया, और ट्रीटमेंट बहुत सारी है कि राइट शेयर्स हम जो हमारे एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उसको शेयर्स प्रायोरिटी भी इशू करते हैं वगैरह वगैरह, बट कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रहे होते हैं कि 10 का शेयर्स मैंने 8 में इशू कर दिया। तो इसको टेक्निकली क्या समझा जाता है कि आप 2 रुपए का बोनस शेयर्स है, यहाँ पे एक तरीके से इसको ये लिया जाता है कि इसमें कुछ अंश है बोनस शेयर्स का, कुछ शेयर्स तो हम पैसे लेके दे रहे हैं और कुछ शेयर्स हम फ्री में दे रहे हैं, जिसको कि हम बोनस शेयर ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बोनस का पार्ट है, उस पार्ट को हटाने के लिए एक कैलकुलेशन आती है। क्या कैलकुलेशन आती है कि आपके पास जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे ये राइट से पहले, उसको एक मल्टीप्लायर से कर दो मल्टीप्लाई, बस बात खत्म हो जाएगी। एक मल्टीप्लायर से कर दो मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लायर क्या है, ये प्रैक्टिकल कंटेंट है आपका बेसिकली। वो मल्टीप्लाई क्या है कि क्या फेयर वैल्यू है आपके शेयर्स की राइट इशू करने से पहले, और डिवाइड में जो आप जिस प्राइस पे राइट को इशू कर रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, सपोज करो एक शेयर की आपकी है जिसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए है, उसकी जो आपकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, और जो उसकी फेयर वैल्यू है मार्केट में वो सपोज करो 50 रुपए है। आप उसको राइट इशू कर रहे हो सपोज करो 22 रुपए पे, तो आप क्या करोगे, 50 डिवाइड में 22, जो भी फिगर आएगा ये आपका मल्टीप्लायर होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करना है, जो भी ये फैक्टर निकल के आएगा, और बस बात खत्म हो गई। वो जो आपका शेयर्स होगा उसको यूज करना है आपको ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हर जगह पे। तो वहां पे राइट शेयर्स की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो गई, जो भी बोनस शेयर्स की एडजस्टमेंट होनी थी वो हो गया। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स की तो वही चीज है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो होगा उसको आपको उसमें एडजस्ट कर देना जितना भी इंक्रीज हुआ होगा ऑन रिजल्ट ऑफ राइट इशू। तो द थिंग इज कि बोनस शेयर्स वाली ट्रीटमेंट चलेगी, राइट शेयर्स का बस पोर्शन जो ये वाला एक फैक्टर निकल के आएगा उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। द थिंग इज दिस, नथिंग, और कुछ ऐसी कोई चेंजेस नहीं होने वाली। शेयर्स आप ऐड करोगे, ऑब्वियसली बात है फ्रेश शेयर्स तो आपकी अर्निंग के अंदर यहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, वो शेयर जो कि इश्यू होंगे डिपेंडिंग अपॉन की अगर कुछ कंटिजेंसी है, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगे, तभी जाके आप शेयर्स इशू करोगे। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप उसको भी इंक्लूड करते हो अपनी कैलकुलेशन के अंदर, तब जबकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। मतलब कंप्यूटेशन ऑफ बीपीएस होगा कब से लिया जाएगा, जिस दिन से फ्रॉम द डेट when all necessary condition under the contract have been satisfied, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंडीशंस रखे गए थे वो सारे सेटिस्फाई हो गए, उस डेट से उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा एक लाइन की और आएगी आपके नेक्स्ट पेज पे। डीपीएस की बात करें तो कैलकुलेशन जब डीपीएस की करते हैं तो देखो उसके इसमें हम क्या मानते हैं कि जो हमारे जिसको हमने ऑफर दे रखा है कि तुम शेयर्स ले सकते हो, उन सबने शेयर्स ले लिया, ये हम मानते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनसे हमें जो पैसे आने वो भी आ जाएंगे, प्रोसीड्स आ जाएंगे इन द वे ऑफ लोन माफी में आ जाए, मतलब हमारे डिवेंचर कम होकर फिर इक्विटी बढ़ रहा है इस सेंस में आ जाए, पर कहीं ना कहीं प्रोसीड्स आ गया। ठीक है, अब जो मेरे पास प्रोसीड्स आया और जो हमारी उन शेयर्स की फेयर वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, मतलब जो उसकी शेयर्स की हमारी फेयर वैल्यू थी, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को क्या मान लिया जाएगा कि उतने शेयर्स हमने फ्री में इशू किए विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब बिना कंसिडरेशन के उतने शेयर्स हमने इशू किए। ये एक एजम्पशन यहां पे लेके चली जाती है। मतलब कि सपोज करो आपने जो शेयर्स दिया है और उसके वजह से जितना आपका डिवेंचर कम हुआ, उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए, और वही शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है वो सपोज करो 12,000 रुपए, तो ये माना जाएगा कि 2,000 के शेयर्स ऐसे इशू किए गए हैं जिसमें कोई कंसिडरेशन आपका आया ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ओके।
फिर कह रहा है कि डायल्यूटिव जो आपके इक्विटी शेयर्स होंगे उसको क्या माना जाता है कि उसको जो कन्वर्ट करना है आपको इक्विटी शेयर्स के अंदर, वो कब करना है? बिगिनिंग के डेट पे करना है। बिगिनिंग के डेट का मतलब क्या हुआ? बिगिनिंग के डेट का मतलब क्या होगा कि सपोज करो कि डायल्यूटिव है, अभी तक आपको पता नहीं कि उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि नहीं किया। ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या माना जाएगा कि वो बिगिनिंग की डेट से उसकी कैलकुलेशन चलेगी। या फिर अगर सच में इशू हो गया तो उस केस में क्या लिया जाएगा? जिस दिन में इशू हुआ उस दिन की डेट से उसकी कैलकुलेशन होनी है। कंटिजेंटली जो ऊपर अभी आईआरएस के बारे में मैंने कहा था, इसमें भी सेम चीज है कि इसको भी इंक्लूड कब करना है आपका? जब से इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जिस दिन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उस दिन की डेट से इसकी कैलकुलेशन आपकी आगे चलेगी। फिर यह बात आती है पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर में मैंने आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं क्या चीज कि हो सकता है यहां पे वो उस चीज को एक्सरसाइज ना करे। हो सकता है कि हमने किसी को ऑप्शन दिया डिवेंचर वालों को कि तुम इक्विटी ले सकते हो या तुम इतने पैसे ले सकते हो, वो हो सकता है इक्विटी ना ले, तो हो सकता है वो उस चीज को कैंसिल भी कर दे। तो उस केस में आप क्या करोगे? पोटेंशियलिटी उसकी कब तक बनी हुई है? जब तक कि वो कैंसिल नहीं कर देता। एक बार उसने कैंसिल कर दिया, क्या वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है? क्या वो अब ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो मतलब क्या है कि जो उसका वेटेड एवरेज की जो कैलकुलेशन करनी है वो कब से करनी है? बिगिनिंग से लेके उस डेट तक जिस डेट तक उसने या तो कैंसिल कर दिया या फिर उस जिस डेट तक उसने एक्चुअली में एक्सरसाइज कर लिया। सपोज करो उसने एक्चुअल में एक्सरसाइज कर लिया शेयर्स को, तो क्या वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन गया, रह गया, या वो एक्चुअल इक्विटी शेयर बन गया? तो उस केस में वो एक्चुअल इक्विटी शेयर बन चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो एक्चुअल बन गया तो उसको पोटेंशियल में काउंट करने की आवश्यकता नहीं बनती। तो मतलब क्या है कि पोटेंशियल में कब तक काउंट होगा? बिगिनिंग से लेके उस डेट तक जिस डेट तक या तो उसने उसको कैंसिल ना कर दिया हो या तो उसने उसको एक्सरसाइज ना कर लिया हो। पूरे साल ना ही उसने कैंसिल किया ना ही एक्सरसाइज किया, तो पूरे साल के लिए वो डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहलाएगा। ठीक है, ये लास्ट चीज और आती है। फिर यहाँ पे डिस्क्लोजर के लेके बात आ रही है कि ऑब्वियसली बात है भाई, जो आप बेसिक देखते आ रहे हो कि एसएमसी के लिए मैंडेटरी नहीं है और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए इसकी डिस्क्लोजर की मैंडेटरी नहीं है। किसकी? डीईपीएस की। ईपीएस की आपको करनी है, डीईपीएस के लिए आपके लिए कोई डिस्क्लोजर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी। मोटा मोटा समराइज करोगे तो काम की बात है बस ये है कि ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन करते वक्त आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है, डीईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है, बीच में एक बोनस का पॉइंट आया, एक राइट का पॉइंट आया, उसकी कैलकुलेशन में क्या क्या हिस्सा था, क्या क्या पॉइंट्स थे। चलिए, तो ये आपका था AS20 एक समराइज्ड वे में।